each of weight 1000 Newton and radius 15 centimeter are connected at their centers by a string AB of length 40 centimeter and the rest upon the horizontal plane, supporting above them a third cylinder of weight 2000 Newton and radius 15 centimeter as shown in figure. Find the string force in AB and the pressure produced on the floor at the point of contact D and E. लेट मी से चेक करते हैं अभी पॉइंट डी और ई कौन सा है आपको. ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये स्ट्रिंग ए बी है. सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, 3 cylinders are there. Okay, lower 2 cylinders are supported with the help of that string. The external loading of 2000 Newton is on cylinder 1 and cylinder 2. अब देखिए दो सिलेंडर पे तीसरा सिलेंडर रख दिया, ऑब्वियसली दोनों सिलेंडर एक दूसरे के अपार्ट जाने की कोशिश करेंगे. बट ओनली मीडियम टू होल्ड द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज स्ट्रिंग. जो कोई भी एक मीडियम है जो एंटायर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रख रहा है, क्या स्ट्रिंग. बस उसी स्ट्रिंग में टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है, टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है. उसके बाद प्रेशर कितना क्रिएट हुआ है टी एंड ई पे रिएक्शंस वो फाइंड आउट करना है. तो चलो देखते हैं. तो मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जो भी बनाओगे एफबीडी, सबसे पहले एफबीडी बनाना है जो सिलेंडर सबसे ऊपर रहेगा. तो सबसे ऊपर सिलेंडर है आपका सिलेंडर 3. तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एफबीडी फॉर सिलेंडर 3. सिलेंडर 3 का डायग्राम बना लिए. वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ लिखता हूँ डब्ल्यू. सिलेंडर 3 का वेट कितना है 2000 न्यूटन. 2000 न्यूटन. नाउ सिलेंडर ए इज इन कॉन्टेक्ट विद सिलेंडर सी. सिलेंडर 2 इज इन कॉन्टेक्ट विद सिलेंडर 3. देखो सिलेंडर 1 कॉन्टेक्ट में है सिलेंडर 3 के, तो 1 गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यहाँ लिख सकता हूँ R13. 2 गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यहाँ लिख सकता हूँ R23. Now see, 3 forces are there, out of which 1 force is known to you, other 2 forces are unknown. All 3 forces are coplanar and concurrent. Means somewhere we have to use Lami's theorem. अब जब Lami's theorem यूज करना है तो Lami's theorem के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंगल्स. एंगल कैसे फाइंड आउट करना, तो देखिए एंगल कैसे फाइंड आउट करना है. It is observed that if we are going to join center to center distance, अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसे एक ट्रायंगल मिलेगा. रेडियस से कुछ आंसर मिलता है कि चेक करते हैं. ए बी का डिस्टेंस कितना है भाई, सेंटर ए बी लेंथ 40 सेंटीमीटर. ए बी का लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर 40. एंड रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. रेडियस इज 15 सेंटीमीटर में ये अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इसका डिस्टेंस आएगा 15 प्लस 15 30. 15 प्लस 15 30. Now from a triangle if you are going to join a perpendicular bisector, यहाँ पे ऐसे perpendicular bisector अगर डाल देते हो तो AB get divided into 2 equal parts. AB के जो 2 equal part बनेंगे, एक रहेगा 20 का, दूसरा रहेगा 20 का. यहाँ तक समझा? आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा. अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखो ये रहेगा थीटा, ऐसे ही थीटा दूसरे साइड में भी रहेगा. ये रहेगा 20, ये रहेगा 20, यहाँ पे रहेगा 30, ये रहेगा 30. ए बी डिस्टेंस कितना था भाई आपका, ए बी इक्वल्स टू 40 था. ए बी इक्वल्स टू कितना था 40. दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज्वाइन कर लिए, उसका डिस्टेंस आया 30. नाउ फ्रॉम फिगर आपके पास एडजेसेंट साइड है, आपके पास हाइपोटेनस है cos थीटा. cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3. थीटा का वैल्यू आता है 48.18 डिग्री. 48.18 डिग्री. यहाँ देखिए ये 48.18 में यहाँ रख सकता हूँ, ऐसे ही 48.18 में यहाँ रख सकता हूँ. देखिए ये 48.18, ये 48.18, तो ये बन जाएगा आपका 138.18. ये भी बन जाएगा 138.18. यहाँ तक समझा? आई होप यहाँ तक समझा होगा. उसके बाद देखिए अपर एंगल होता है 180 का. पूरा का पूरा ऊपर वाला एंगल कितना होता है भाई 180 का. 180 से ये 48.18 माइनस करते चले जाओ. 180 माइनस 48.18 माइनस 48.18, आपका आंसर आएगा 83.64 डिग्री. अब देखिए अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम
आपके पास तीनों फोर्सेस है, तीनों एंगल है। नाउ बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम, यहां लिखता हूं बाय लैमिस थ्योरम। अब लैमिस थ्योरम जब यूज कर रहे हो तो देखिए W डिवाइडेड बाय साइन 83.64 इक्वल्स टू R13 डिवाइडेड बाय साइन 138.18 इक्वल्स टू R23 डिवाइडेड बाय साइन 138.18। यहां तक समझा? आई होप आपको यहां तक समझा होगा। देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन 138.18 है, साइन 138.18 है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर का वैल्यू भी सेम आएगा, न्यूमरेटर का वैल्यू भी सेम आएगा। देयरफॉर R13 इक्वल्स टू R23 इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ W इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय साइन 83.64 इनटू साइन 138.18। कितना होता है चेक करते हैं। 2000 डिवाइडेड बाय साइन 83.64 इनटू साइन 138.18। इसका आंसर आ रहा है 1341.84 न्यूटन। ये दोनों की वैल्यू आ गई। R13 की भी वैल्यू वही है, R23 की भी वैल्यू वही है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1341.84। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझा होगा। अब देखिए इसके बाद सिंपल सा लॉजिक है, आपको एफबीडी ड्रॉ करना है। एफबीडी फॉर सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 दोनों में से एक। क्यों? क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है। यहाँ एक चीज ऑब्जर्व हुई है कि फिगर सिमेट्रिक है। व्हेनेवर फिगर इज सिमेट्रिक यू जस्ट हैव टू सॉल्व आइदर एनी ऑफ द साइड ऑफ एक्सिस। कोई भी एक साइड से अगर सॉल्व करते हो, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, दोनों के आंसर आपके सेम आएंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे एफबीडी फॉर सिलेंडर 1। एफबीडी फॉर सिलेंडर 1। अब देखिए ये सिलेंडर 1 आपके सामने आ गया। वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहां लिखता हूं मैं 1000 न्यूटन। कितना है वेट? 1000 न्यूटन। जैसे कि वेट 1000 न्यूटन लिखा मैंने, एट अ पॉइंट डी, डी गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहां लिखूंगा मैं आर डी, यहां लिखूंगा आर डी। ऐसे ही टेंशन गेट क्रिएटेड इनसाइड अ स्ट्रिंग ए बी, टी ए बी, ये लिख सकता हूं। अगेन सिलेंडर 3 इज इन कॉन्टैक्ट, सिलेंडर 3 इज इन कॉन्टैक्ट विद सिलेंडर 1। तो सिलेंडर 3 जो कॉन्टैक्ट में है गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, R13 लिख सकता हूं ऐसे। तो हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? 4 फोर्सेस। तो व्हेनेवर 4 फोर्सेस आर देयर वी कांट यूज लैमिस थ्योरम। तो यहाँ एंगल फाइंड आउट करना है। पहले इसमें एंगल आया था आपका 48.18, बस उसी एंगल को कैरी करना है 48.18। बाकी एंगल सारे के सारे 90 डिग्री है। ये डाउनवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये परफेक्टली वर्टिकल है। देखो इसे सॉल्व करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए भाई इसे सॉल्व करते हैं। R13 का वैल्यू था आपका 1341.84। अब आपके पास अगर चाहिए आपको TAB का वैल्यू, इसे रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में। क्यों रिजॉल्व करना है? क्योंकि वो इंक्लाइंड है और वी नो दैट व्हेनेवर फोर्स इज इंक्लाइंड वी हैव टू रिजॉल्व दैट फोर्स इनटू टू कंपोनेंट। ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आ रहा है उसे लिखोगे R cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो आ रहा है उसे लिखोगे R sin थीटा। तो रिजॉल्व फोर्सेस वर्टिकली, वर्टिकली अगर रिजॉल्व करते हो तो आर डी अननोन है, -1000 माइनस R13 साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। ये करना पड़ेगा। देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये आर डी का वैल्यू लेफ्ट साइड ले लेता हूँ। आर डी इक्वल्स टू, ये माइनस था तो प्लस में चला जाएगा, ये माइनस था तो प्लस में चला जाएगा। 1341 साइन 48.18, 1341.84 साइन 48.18। इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है। 1000 प्लस 1341.84 साइन
48.18। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1999.99। मीन्स आप इसे डायरेक्टली 2000 लिख सकते हो, 2000 लिख सकते हो। तो आरडी का वैल्यू क्या आया भाई? 2000 न्यूटन। बाकी लोगों का यही आया। ओके, देखो नेक्स्ट, आरडी का वैल्यू आपका आया 2000 न्यूटन। पुट द वैल्यू ऑफ आरडी। आरडी का वैल्यू कहीं रख सकते हो क्या? नहीं। देखते हैं, रिजॉल्व फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। जब हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर रहे हो तो देखिए हॉरिजॉन्टल में टी ए बी अननोन है, टी ए बी अननोन है, लेकिन उसके साथ नोन क्या है? R13 नोन है, जो कॉस के साथ जा रहा है इक्वल्स टू 0। तो टी ए बी इक्वल्स टू, ये प्लस चला जाएगा, 1341.84 कॉस 48.1418। इसे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 1341 आंसर आता है आपका 894.72 न्यूटन। तो ये होता है टेंशन इन ए बी, टेंशन इन अ स्ट्रिंग और टेंशन इन अ वायर ए बी। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ठीक है, तो इट इज अ सिंपल वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको क्वेश्चन में कहा गया है अ रोलर ऑफ वेट, एक मिनट, a roller of weight, radius 5 centimeter and weight 100 Newton is resting on a smooth horizontal plane as shown. Find the reaction and tension in a string. इसमें कहा गया है कि find the reaction and tension in a string। कोई भी एक रोलर है जिसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है 200 न्यूटन, जैसे कि फिगर आप देख पा रहे हो। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको एक रिएक्शन मिलेगा, यहाँ कुछ टेंशन क्रिएट होगा, बस उसी का एपीडी पहले बनाना है। एपीडी देखिए कैसे बनाते हैं। सिलेंडर, वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट कितना है भाई? 100 न्यूटन। ये जो फोर्स है वो एक्चुअल में दिया गया है 200 न्यूटन। रिएक्शन गिवन बाय द सरफेस, अब सरफेस सी पे वो रेस्ट है, तो सरफेस सी गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आर सी, लिख सकता हूं ऐसे। और यहाँ जो है एक टेंशन क्रिएट होगा इनसाइड द स्ट्रिंग टी ए बी। आई होप यहां तक आपको समझा होगा। अब कहा गया है कि इसका रेडियस कितना है भाई? रेडियस 5 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस है आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। वो ट्रायंगल क्यों बनाना है बताता हूँ। देखो, ये तो परफेक्टली वर्टिकल है, ये भी परफेक्टली वर्टिकल है, इसमें एंगल तो 90 डिग्री रहेगा। फोर फोर्सेस है, लैमिस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। अब लैमिस थ्योरम यूज नहीं कर सकते तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का प्रिंसिपल यूज करना है, तो ये एंगल फाइंड आउट करना है। बस उसी एंगल के लिए आपको ये देखना है, ये देखिए ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको। ये एंगल यहाँ से आएगा, ये 10 है, ये 5 है, ऐसे ही है। तो मुझे एक बात बताओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है भाई? साइन में आता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, 1/2 साइन 1/2 किसका वैल्यू आता है? साइन 30 का। थीटा इक्वल्स टू कितना आता है? 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आप यहाँ लिख सकते हो, ये 30 डिग्री आप यहाँ लिख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब फोर्स इंक्लाइंड है तो आपको रिजॉल्व करना है फोर्स इनटू टू कंपोनेंट। ये फोर्स रिजॉल्व होगा हॉरिजॉन्टली, ये फोर्स रिजॉल्व होगा वर्टिकली। जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, और थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है तो टी ए बी कॉस 30 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टी ए बी साइन 30। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास नोन कौन कौन सी वैल्यूज है? ये नोन है, ये नोन है। अननोन क्या है भाई? आरसी अननोन है, टी ए बी अननोन है। जब आप वर्टिकली रिजॉल्व करोगे, देखो भाई, हॉरिजॉन्टल करो वर्टिकल करो, लेकिन पहले इसमें क्या करना है ये यहाँ समझना है। जब आप वर्टिकली रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा? आरसी अननोन रहेगा, टी ए बी भी अननोन रहेगा, दोनों वैल्यू अननोन है। उससे अच्छा अगर आप हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करते हो तो ये 200 आपको पता है और टी ए बी अननोन है, एक ही अननोन रहेगा। तो यहाँ पे पहले इंस्टेंट में रिजॉल्व फोर्सेस हॉरिजॉन्टल,
जब आप हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर रहे हो तो 200 विच इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट साइड डायरेक्शन, माइनस टी ए बी cos 30 इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो, ऐसे लिखोगे। देयरफॉर यहाँ देखो ये 200 एज इट इज रहेगा, टी ए बी उधर चला जाएगा और cos 30 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं टी ए बी। तो डायरेक्टली वैल्यू आपका सामने आएगा टी ए बी डिवाइडेड बाय cos 30, टी ए बी इक्वल्स टू 230.94 न्यूटन। सही है ये आंसर, आपका भी वही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, रिजॉल्व फोर्सेस वर्टिकली। अब वर्टिकली जब निकालोगे तो आपके पास अभी टी ए बी का वैल्यू रहेगा 230.94 साइन 30। अब अननोन रहेगा सिर्फ एक आरसी विच इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, माइनस 100 माइनस टी ए बी साइन 30 इक्वल्स टू जीरो। यहां तक समझा। अब देखिए ये आरसी का वैल्यू एज इट इज रखता हूँ यहाँ पे, ये प्लस 100 चला जाएगा, प्लस टी ए बी का वैल्यू था 230.94 साइन 30। अब साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका भी हाफ हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा। देखो 100 प्लस 230.94 साइन 30, आपका आंसर आएगा 215.47 न्यूटन। तो ये वैल्यू रहेगी वैल्यू ऑफ आरसी। आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट द रिएक्शन एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। अब टेंशन इन अ स्ट्रिंग आता है 230 एंड रिएक्शन आता है 215.47। आई होप यहां तक आपको समझा होगा। सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आपके पास ये डायग्राम दिया गया है, पी का वैल्यू अननोन है, साथ ही साथ थीटा अननोन है, अल्फा का वैल्यू आपको दिया गया है 30 डिग्री, अल्फा का वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री। ये 300 किलो न्यूटन है, न्यूटन दिया है, यहाँ किलो न्यूटन कर दो, न्यूटन कर दो मीटर में। ये 300 न्यूटन है, यहाँ पे भी ये न्यूटन कर दो, ये 200 न्यूटन कर दो। डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। तो एफबीडी सबसे पहले बनाना पड़ेगा। एफबीडी, एफबीडी फॉर अ सिलेंडर, ये रहेगा आपका सिलेंडर, वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 300 न्यूटन। वेट क्या है भाई? 300 न्यूटन। यहाँ पे दूसरा वेट सपोर्ट में है जिसका वैल्यू है 200 न्यूटन, और एंगल वर्टिकल के साथ कितना दिया है? 30 डिग्री। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ऑब्वियसली कितना आएगा भाई? 60 डिग्री। अल्फा का वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पी विच इज अननोन। पी का वैल्यू अननोन है, देखो पी वैल्यू अननोन है, जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, सॉरी वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब देखिए हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? 3 forces are there. Whenever 3 forces are there, we can use Lami's theorem. But in case of Lami's theorem, आपको थीटा पता होना जरूरी है, थीटा पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो आपको नहीं पता, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के हिसाब से चलते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये देखिए ये ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ लिखूं मैं P cos थीटा, और यहाँ लिख सकता हूँ P sin थीटा। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट ये 200 न्यूटन है, इसे भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ लिखो 200 cos 60, यहाँ लिखो 200 sin 60। आई होप यहाँ तक आपको समझ रहा है। ये 300 कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए रिजॉल्व फोर्सेस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वैल्यू ले रहे हो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, पी साइन थीटा अननोन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस 200 cos 60, कैसे आएगा? इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं है, इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू आएगा जीरो। नेक्स्ट देखो P sin थीटा इक्वल्स टू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और 1/2 इंटू 200 दैट इज इक्वल्स टू 100। इसे लिखता हूँ इक्वेशन 1, लिख सकता हूँ P sin थीटा इक्वल्स टू 100 इक्वेशन 1। ये 200 डिवाइडेड बाय 2 100 आ जाएगा, ये माइनस था इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, प्लस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिजॉल्व फोर्सेस वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टल तो हो गया, रिजॉल्व फोर्सेस वर्टिकली।
वर्टिकल रिजॉल्व कर रहे हो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना लोगे भाई, 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू 0 लोगे। यहाँ देखते हैं पी कॉस थीटा अननोन है तो लिखते हैं पी कॉस थीटा। समझ रहे हो, पी कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया आपको, अननोन है। 200 साइन थीटा विच इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, 200 साइन 60, ये 300 विच इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये प्लस लेना है, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये मैंने बोलते बोलते माइनस बोला था, ये प्लस आएगा। यहां लिखता हूं पी कॉस थीटा इक्वल्स टू ये 200 साइन 60 माइनस 300, ये पूरा का पूरा आंसर आ रहा है माइनस 126.79, इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा प्लस आएगा 126.79 न्यूटन। इसे लिखता हूं इक्वेशन 2। नाउ सी, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 1 और 2 में ही आंसर है उसका। अब इक्वेशन 1 डिवाइड करते इक्वेशन 2 से, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां लिखता हूं पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी कॉस थीटा इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 126.79। यहां से ये पी पी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 126.79। तो tan इनवर्स अगर डायरेक्ट आंसर निकालते हो, tan इनवर्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय 126.79, तो आपको आंसर मिलेगा थीटा का, थीटा इक्वल्स टू 38.26 डिग्री। ये मिल गया थीटा का वैल्यू। ऐसे ही आपको पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। थीटा का वैल्यू सेम आया क्या जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओके। अब चाहिए आपको पी का वैल्यू, आइदर यू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1 और 2, आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा। थीटा का वैल्यू 1 में पुट कर रहा हूं, देयरफॉर पी साइन 38.26 इक्वल्स टू 100। तो यहां से 100 डिवाइड में रख दोगे पी का वैल्यू, साइन का वैल्यू, साइन 38.26, तो पी का वैल्यू आता है आपका 161.49 डिग्री न्यूटन, सॉरी न्यूटन। यहां तक समझा। ये एक सिंपल तरीका है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का। यहाँ थीटा का वैल्यू अननोन था, यहाँ पी का वैल्यू अननोन था। जब दो वैल्यू अननोन है तो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो कहीं ना कहीं आपको tan थीटा यूज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, थ्री आइडेंटिकल सिलेंडर्स ईच ऑफ विथ W न्यूटन are placed over an inclined surface. You have to find out minimum angle theta in order to prevent the entire system from collapsing. क्वेश्चन ऐसे है कि तीन सिलेंडर जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रखे गए हैं। अगर एंगल बढ़ा देते हो तो कोई इशू नहीं है, एंगल बढ़ाते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एंगल जब छोटा या कम करते हो तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम एंगल इन ऑर्डर टू कीप दैट एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और that prevent the entire system from collapsing. अब देखिए इसमें होता क्या है, ये फिगर है आपका, थ्री सिलेंडर्स एज शोन इन फिगर, सिलेंडर 1 2 3, ईच ऑफ वेट W न्यूटन, तीनों का वेट कैसे है भाई, W न्यूटन। यू हैव टू फाइंड आउट मिनिमम एंगल थीटा। इट इज ऑब्जर्व दैट फिगर इज सिमेट्रिक, फिगर कैसे है भाई, सिमेट्रिक है। मींस सिलेंडर 3 ने जो रिएक्शन 1 पे दी है उतनी ही रिएक्शन 2 पे रहेगी, सिलेंडर 1 ने रिएक्शन जो 3 पे दिया है उतनी ही रिएक्शन सिलेंडर 2 भी देगा। कहने का मतलब ये है अगर फिगर सिमेट्रिक है तो सारे के सारे फोर्सेस राइट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट साइड सेम रहेंगे। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है, जब एफबीडी बनाते हो तो एफबीडी सबसे ऊपर वाले सिलेंडर का सबसे पहले बनाना है, क्योंकि उसमें लैमिस थ्योरम लगेगा, लैमिस थ्योरम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एफबीडी फॉर सिलेंडर 3, वेट ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ लिखता हूँ W। सिलेंडर 1 इज इन कॉन्टेक्ट विद सिलेंडर 3, ये 1 है, यहाँ से ये कॉन्टेक्ट में सिलेंडर 3 के, तो यहाँ से रिएक्शन गिवन बाय सिलेंडर 1 ऑन सिलेंडर 3 R13। यहाँ सिलेंडर 2 कॉन्टेक्ट में है तो रिएक्शन गिवन बाय सिलेंडर 2 ऑन सिलेंडर 3 R23। आई होप आप समझ रहे हैं।
अब देखिए व्हाट अबाउट एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना भी तो एक बड़ा टास्क है और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। देखो एंगल की बात आती है तो यहाँ एंगल रहेगा द रिएक्शन गिवन बाय सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2। यहाँ देखो इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज्वाइन करते हो तो इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल, एज it is equilateral triangle, therefore each angle is of 60 degree, each angle is of 60 degree। यहाँ ये एंगल 60 डिग्री रहेगा, ये एंगल 60 डिग्री रहेगा, ये एंगल 60 डिग्री रहेगा। मींस रिएक्शन गिवन बाय सिलेंडर 1 on सिलेंडर 3 at an angle of 60 degree, रिएक्शन गिवन बाय सिलेंडर 2 on सिलेंडर 3 also at an angle of 60 degree। ये 60 है, ये 60 है, ये भी क्या बन जाएगा भाई 60 डिग्री। ये 60 है तो ये बन जाएगा 150 डिग्री, ये बन जाएगा 150 डिग्री। यहां तक समझा क्या? नेक्स्ट बाय लैमिस थ्योरम। अब आपके पास एक फोर्स की वैल्यू पता है, दो अननोन है, तीनों एंगल पता है, बाय लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या कहता है? फोर्स डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 मींस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय साइन 60 उसके अपोजिट एंगल, R13 डिवाइडेड बाय साइन 150 उसका अपोजिट एंगल, R23 डिवाइडेड बाय साइन 150 उसका अपोजिट एंगल। मींस देखिए यहाँ डिनोमिनेटर साइन 150 है, साइन 150 है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो R13 इक्वल्स टू R23 आएगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है वो चेक करते हैं। देखो यहाँ लिखता हूँ फॉर R13 इक्वल्स टू R23 इक्वल्स टू, इसका कैलकुलेशन लिख रहा हूँ देखिए, R13 इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय साइन 60 इंटू साइन 150, W डिवाइडेड बाय साइन 60 इंटू साइन 150। इसे सॉल्व करने के बाद इन टर्म्स ऑफ W आएगा आंसर। इसे सॉल्व करने के बाद देखिए साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 60 इंटू W इक्वल्स टू 0.57W। ये वैल्यू आएगी किसकी? R13 की। यही वैल्यू रहेगी किसकी? R23 की। दोनों वैल्यू सेम रहेंगे तो इन टर्म्स ऑफ ये न्यूटन आएगा, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीन 0.57W इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। इक्वेशन 1 लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए आपको एफबीडी बनाना है इधर सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2। सिलेंडर 1 का एफबीडी देखते हैं, दोनों सिलेंडर में से कोई भी एक सिलेंडर का एफबीडी बनाना है क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है, जो फोर्स 1 पे लगेंगे वही फोर्स 2 पे लगेंगे। अब एफबीडी फॉर सिलेंडर 1, सिलेंडर 1 वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट तो सेम है। अब यहाँ पे सिलेंडर 2 कांटेक्ट में है, सिलेंडर 3 कांटेक्ट में है, तो सिलेंडर 3 ऑब्वियसली गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन सिलेंडर 1। तो यहाँ लिख सकता हूँ R13 जो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है 0.57W, ये एक वैल्यू। उसके बाद वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ देखते हैं, ये देखो यहाँ सिलेंडर 2 था तो सिलेंडर 2 गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन सिलेंडर 1, तो यहाँ R21 लिख सकते हो। ऐसे ही ये सरफेस इंक्लाइन सरफेस था एट एन एंगल ऑफ थीटा, टू हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना है भाई थीटा। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे, पॉइंट ए गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन सिलेंडर 1, तो सिलेंडर 1 पे जो रिएक्शन जाएगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द प्लेन ऑन विच इट रेस्ट, ये प्लेन पे कितने डिग्री पे एंगल बनाएगा? वो 90 डिग्री। लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा भाई? ये थीटा है, ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा बन जाएगा। यहाँ तक समझा क्या? नेक्स्ट देखते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। देखो भाई इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके दे रहा हूं, यहाँ लिखता हूं आर ए रिएक्शन गिवन बाय ए, कितने फोर्सेस है देखो, एक है आपका आर ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा है आपका R21, तीसरा है आपका वेट, और लास्ट फोर्स है आपका R13। यहाँ देखते हैं आउट ऑफ विच ये वैल्यू है 0.57W।
और ये वैल्यू है W। यहाँ एंगल है 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है भाई? 90 माइनस थीटा। अब ये इसने पहले इसमें एंगल R13 ने 60 डिग्री का एंगल बनाया था। अभी भी R13 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। अभी भी 60 डिग्री का ही एंगल लेना है। यहाँ एंगल आएगा आपका 60 डिग्री। देखो, एक एंगल है आपका 90 माइनस थीटा, दूसरा एंगल है आपका 60 डिग्री, एक अननोन है W। मीन्स टोटल अननोन चेक करते हैं। देखिए, आपके पास इक्वेशन है 2। अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आपके पास इक्वेशन है 3। लेकिन अननोन कितने हैं चेक करते हैं। RA अननोन है, R13 में W अननोन है, R21 अननोन है, उसके बाद थीटा अननोन है। देखिए, एक अननोन की बात बताता हूँ। एक अननोन है, एक इक्वेशन है, इजीली सॉल्व होगा। दो अननोन है, दो इक्वेशन है, इजीली सॉल्व होगा। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व हो गए। लेकिन अगर बैलेंस नहीं बन रहा है, जैसे कि बताता हूं, यहां अननोन की बात करते हैं। ये प्रॉब्लम में R21 अननोन है, नहीं पता। थीटा का वैल्यू नहीं पता। RA वो भी अननोन है और W भी अननोन है। तो टोटल अननोन कितने हैं भाई? 4। टोटल अननोन कितने हैं? 4। 4 अननोन है, इक्वेशन तो आपके पास 3 है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो आपको तीन इक्वेशन, तीन अननोन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए एक अननोन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं? देखो भाई, यहाँ स्टेटमेंट में देखिए कुछ तो लिखा होगा जिससे वो एलिमिनेट होगा। ये लिखा है फाइंड आउट लिस्ट एंगल मिनिमम एंगल थीटा। देखो भाई, मिनिमम एंगल कंसिडर कर सकते हो नॉमिनल एंगल। तो whenever we come across the word minimum angle means minimum contact between cylinder 1 and 2। देखो कैसे, यहाँ ऐसे मिनिमम एंगल है, मिनिमम एंगल। मैक्सिमम एंगल करते हो तो सिलेंडर 1 और 2 में कांटेक्ट बढ़ेगा। मैक्सिमम एंगल करते हो तो सिलेंडर 1 जो नीचे के दो सिलेंडर्स है उसमें कांटेक्ट बढ़ेगा। लेकिन मिनिमम एंगल की बात करते हो तो सिलेंडर 1 एंड 2 इज इन कांटेक्ट नॉमिनली। उनका कांटेक्ट कैसे रहेगा? नॉमिनल कांटेक्ट रहेगा। So reaction given by cylinder 2 as we have to find out minimum angle. So there is a nominal contact between cylinder 1 and 2. Therefore R21 equals to 0। इसे निगलेक्ट करना है। इसे क्या करना है भाई? 0 कंसिडर करके निगलेक्ट कर देना है। अब आपके पास देखिए R21 का वैल्यू 0 हो जाएगा। R21 का वैल्यू जैसे ही 0 होता है तो ये डायग्राम में कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं, ऐसे चेंजेस आ जाएंगे। अब डायग्राम में कितने फोर्सेस है भाई? तीन फोर्सेस है। तीन में से ये अननोन है, थीटा अननोन है, RA अननोन है। ठीक है। अब बाय लैमिस थ्योरम देखो, इतना होने के बाद लैमिस थ्योरम से वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, बाय लैमिस थ्योरम। अब लैमिस थ्योरम क्या कहता है? देखो, ये इसे अगर रिजॉल्व करते हैं सिंपली, लैमिस थ्योरम से अगर नहीं सॉल्व करना है तो सिंपली रिजॉल्व अगर करते हो तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। ये क्या बन जाएगा भाई? cos 90 माइनस थीटा। ये बन जाएगा sin 90 माइनस थीटा। तो बता देना चाहता हूँ, cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, विदाउट लैमिस थ्योरम, अगर मैं लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे अननोन की वैल्यू वैसे ही फाइंड आउट करना है, इसे भी रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में। यहाँ देखता हूँ 0.57 W cos 60, यह आएगा 0.57 W sin 60। अब रिजॉल्व फोर्सेस वर्टिकली। वर्टिकल रिजॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा cos RA cos थीटा।
माइनस डब्ल्यू माइनस 0.57 डब्ल्यू 0.57 डब्ल्यू साइन 60 इक्वल्स टू 0। ये साइन 60 आ जाएगा यहाँ पे। ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये तीसरा कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट आ रहे हैं? 3 कंपोनेंट इक्वल्स टू 0। अब देखिए आर ए कॉस थीटा इक्वल्स टू की बात बता रहा हूं मैं। माइनस डब्ल्यू माइनस 0.57 डब्ल्यू माइनस 1.57 डब्ल्यू, यहां तक समझ रहे हो? इनटू साइन 60। देखिए 0.57 इनटू साइन 60 का वैल्यू आता है 0.49। ये W प्लस में चला जाएगा, ये भी वैल्यू प्लस में चली जाएगी। अब 0.57 इंटू साइन 60 होता है 0.49 W। आई होप यहां तक समझ रहे हो। इसका सम लेते हैं, देयरफॉर आर ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 1.49 W, इक्वेशन 1। ये वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ आर ए एंड कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ W। नेक्स्ट देखते हैं समेशन ऑफ रिजॉल्व फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर रहे हो। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स है? एक है आपका आर ए साइन थीटा वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है माइनस 0.57 W कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है डायरेक्टली। इक्वल्स टू 0। अब देखिए माइनस 0.57 W 0.57 इंटू कॉस 60, वो वैल्यू होती है आपकी 0.285। तो यहाँ पे लिखता हूँ आर ए साइन थीटा इक्वल्स टू 0.285 W, इसे लिखता हूँ इक्वेशन 2। अब देखिए भाई, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से कैसे फाइंड आउट होगा? तो इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड करते हो इक्वेशन 1 के साथ, इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड करते हो इक्वेशन 1 के साथ, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। देखो इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 के साथ, तो शायद आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो इक्वेशन 2 क्या कहता है? आर ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर ए कॉस थीटा, यहां तक समझ रहे हो? इक्वल्स टू 0.285 W डिवाइडेड बाय 1.49 W। ये देखिए आर ए आर ही कैंसल, साइन थीटा कॉस थीटा ये बन जाएगा टैन थीटा। ये क्या बन जाएगा? टैन थीटा। यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसल, यहाँ रहता है 0.285 डिवाइडेड बाय 1.49। इसे कॉस टैन इनवर्स के साथ ले लो। तो थीटा का वैल्यू आएगा आपका 10.82। थीटा इक्वल्स टू 10.82 डिग्री। यही है आपका मिनिमम एंगल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंटायर सिस्टम फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये एक सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखते हैं। सही आंसर। देखो क्वेश्चन है आपका, टू आइडेंटिकल सिलेंडर्स, अगेन आइडेंटिकल सिलेंडर्स है, हैविंग वेट W और दोनों का वेट सेम है 500 न्यूटन and radius is 70 mm are placed in a rectangular block of a base length 180 mm as shown in figure. Find out the support reaction. देखो जब सपोर्ट रिएक्शन की बात आती है तो इसे सॉल्व कैसे करना है? मान लीजिए यहाँ नोटेशन दिया नहीं है, तो नोटेशन आपने कंसिडर करना है। इसे कंसिडर करते हैं ए, इसे कंसिडर करते हैं बी, इसे कंसिडर करते हैं सी, और ये सिलेंडर 1 और ये सिलेंडर 2। अभी इजी होगा प्रॉब्लम। ये है 180 mm। देखो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम है उसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो ज्वाइन करते हो उससे बहुत सारे आंसर्स के जवाब मिलते हैं, सॉरी क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं। देखो भाई अब सॉल्व करते हैं।
जैसे कि मैंने पहले बताया है कि सबसे पहले एफबीडी सॉल्व करना है जो सिलेंडर सबसे ऊपर है। तो सिलेंडर 2, एफबीडी फॉर सिलेंडर 2, सिलेंडर 2 बना लिए। वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि है 500 न्यूटन, वेट है 500 न्यूटन। सिलेंडर 1 इज इन कॉन्टेक्ट विद सिलेंडर 2, 1 जो है इज इन कॉन्टेक्ट विद सिलेंडर 2, तो 1 गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ लिख सकता हूँ R12 रिएक्शन गिवन बाय सिलेंडर 1 ऑन सिलेंडर 2, इसीलिए R12। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्टिकल वॉल टच में है एट पॉइंट C, तो C गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ लिख सकता हूँ RC। So how many forces are there? Only three forces. Only three forces. Whenever we came across only three forces, all three forces are concurrent, तो we can use Lami's theorem. तो Lami's theorem का कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन एंगल का पता है क्या? नहीं है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए जैसे देखिए, ये एंगल अगर मिल जाता है आपको, ये एंगल अगर मिल जाता है आपको, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ये एंगल के लिए क्या करना है? सबसे पहले ज्वाइन करना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सिलेंडर 1 एंड 2। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज्वाइन कर लिया आपने सिलेंडर 1 एंड 2 का। अब देखिए ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस 70 है, तो ये 70 प्लस ये 70 कितना होगा? 140। ऑब्वियस है। यहाँ अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, यहाँ अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये 70 70 140 हो जाएगा, यहाँ रहेगा थीटा। बट ये डिस्टेंस कितना रहेगा भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 70, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 70, दोनों का डिस्टेंस कितना है भाई? 70 70, क्योंकि रेडियस है। और बेस का डिस्टेंस है 180, तो 70 70 140, 180 से अगर माइनस करते हो तो ये आंसर कितना आएगा भाई? 40। ये आंसर कितना आएगा? 40। तो फ्रॉम ट्राइंगल ये होगा 140, ये होगा 40, यहाँ रहेगा थीटा, बस वही तो फाइंड आउट करना है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा 40 डिवाइडेड बाय 140, तो cos इनवर्स ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 140 आपका आंसर आएगा 73.39, 73.39 डिग्री। तो ये आंसर आएगा, ये एंगल आएगा 73.39 डिग्री। उसे 90 के साथ प्लस कर दो, तो यहाँ पे ये एंगल रहेगा आपका 163.39। यहाँ तक समझे? इसे 180 के साथ माइनस कर दो, तो ये एंगल रहेगा 106.60। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हो। अब देखिए आपके पास तीनों फोर्सेस, तीन फोर्सेस में से एक फोर्स है, तीनों एंगल है, बाय लैमिस थ्योरम, बाय लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या कहता है? 500 डिवाइडेड बाय साइन 106.60 इक्वल्स टू R12 डिवाइडेड बाय साइन 90 इक्वल्स टू RC डिवाइडेड बाय साइन 163.39। इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका वही है, R12 इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय साइन 106.60 इंटू साइन 90, RC इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय साइन 106.60 इंटू साइन 163.39। दोनों सॉल्व करके देखते हैं। पहला आंसर आ रहा है आपका 52174 न्यूटन। दूसरा आंसर आ रहा है 149.14 न्यूटन। दोनों आंसर सेम है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपके पास R12 का वैल्यू मिल गया, RC का वैल्यू मिल गया। जैसे ही दो आंसर मिल गए हैं, अब देखते हैं FBD फॉर सिलेंडर 1। FBD फॉर सिलेंडर 1 देखते हैं। यहाँ पे FBD फॉर सिलेंडर 1, सिलेंडर 1 FBD। वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये चीज आपके दिमाग में डाल दो। वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे सपोर्ट में था रिएक्शन A,
ये ए पॉइंट पे कनेक्टेड था, तो ए पॉइंट गिव्स इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन जाएगा ए से अपोजिट डायरेक्शन में, यहां लिखता हूं आर ए। यहां तक समझा? उसके बाद बी पॉइंट था वर्टिकल डायरेक्शन में कनेक्शन, तो बी गिव्स इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन आर बी। ऐसे ही सिलेंडर 2 जो था इज इन कांटेक्ट विद सिलेंडर 1, तो सिलेंडर 2 गिव्स इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन ऑन सिलेंडर 1, यहाँ R12। पहले इसमें उसने एंगल बनाया था 73, यहाँ पे भी वो एंगल बनाएगा 73.39। अब देखिए हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, 4 फोर्सेस आर देयर, आउट ऑफ विच W का वैल्यू आपको पता है 500 न्यूटन है, R12 का वैल्यू आपको पता है R12 521 है। समझ रहे हो? अब बात आती है सिर्फ आर ए और आर बी की, दो वैल्यू अननोन है आर ए और आर बी। तो आर ए और आर बी के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो इसे सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ लिखता हूँ आर बी, यहाँ लिखता हूँ आर ए, ये रहेगा आपका डब्ल्यू, ये रहेगा आपका 521.74, 73.39 डिग्री। इतना होने के बाद अब आपके पास दो ही अननोन है, दो अननोन सॉल्व करना कोई बड़ी बात है क्या? इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में। यहाँ लिखेंगे 521.74 cos 73.39, यहाँ लिखोगे 521.74 sin 73.39 डिग्री। समझे? अब देखिए रिजॉल्व फोर्सेस वर्टिकली, वर्टिकली अगर रिजॉल्व कर रहे हो तो आर ए अननोन है, माइनस 500 ये, माइनस 521.74 साइन 73.39 इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। इसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू आएगा आपका आर ए का 500 प्लस 521.74 साइन 73.39, आर ए का वैल्यू आता है 999.96 इक्वल्स टू 1000 न्यूटन। आर ए का वैल्यू आता है आपका 1000 न्यूटन। बस ऐसे ही रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करने के बाद आर बी अननोन, माइनस 521.74 कॉस 73.39, एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका आंसर आएगा 521.74 कॉस 73.39। आंसर आ रहा है 149, चेक करो एक बार। ठीक है, ओके।